हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 99 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज पढ़े थे उसके बाद जो 9th चैप्टर है एनसीईआरटी का सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये समझें कि इसका हमारे एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। तो स्टूडेंट्स, इसका हम लोग यूज बहुत सारे अपने एवरीडे लाइफ में देख सकते हैं। जैसे बड़े जो बिल्डिंग्स है, इंजीनियर्स जब इसको बनाते हैं या किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग इसके माध्यम से फाइंड आउट करते हैं। बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, किसी पॉइंट से उसका लोकेशन फाइंड आउट करना, या हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का उसका लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर क्या है, उसका लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश क्या है, उसको फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये एंशिएंट टाइम्स से ही यानी प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। इसका यूज जो हमारे एस्ट्रोनॉमर हैं, खगोल शास्त्री जिसको बोल सकते हैं, वो एस्ट्रोनॉमर इसका यूज करते थे और आज भी हम लोग इसका यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमर जो थे खगोल शास्त्री, वे लोग प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए करते थे। स्टूडेंट्स, वे लोग सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट था, इसका नाम था थियोडोलाइट। इसका नाम था थियोडोलाइट। आप इसका एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो, इसका पिक्चर भी बनाया हुआ है और इसका नाम भी लिखा हुआ है। तो थियोडोलाइट क्या करता था, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो एक टेलीस्कोप था जो रोटेट करता था यानी घूम सकता था, और उससे ये क्या करता था, एंगल्स मेजर करने का काम करता था। ठीक है, तो जैसे हम लोग जैसे हमारे सामने एक हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट का जो सर्वे स्टार्ट हुआ उस समय उनका एक नाम था, उनका सर जॉर्ज एवरेस्ट। उन्होंने ये काम पूरा किया था और उन्होंने इसका फाइंड आउट यानी ये जो इसका मेजरमेंट था 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। तो 19th सेंचुरी यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी ये स्टार्ट हुआ था 1852 में, और 1854 में इसका नाम 1854 में जब इसका हाइट फाइंड आउट हो गया, और ये जो माउंट एवरेस्ट हम लोग कह रहे हैं, तो माउंट एवरेस्ट जो नाम पड़ा ना, जिसको हम लोग हिमालय पर्वत पे ये जो हम लोग देख सकते हैं जो सबसे ऊंचा जो पीक है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट ये नाम कैसे पड़ा, तो ये जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे उन्हीं के नाम पे इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे इससे रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे इसमें कुछ जो मेन टॉपिक्स है उसको समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसके हाइट उसका फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो हम लोग का ये टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का जो ऊंचाई उसको बोल सकते हैं, ऊंचाई और दूरी। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए एक मीनार जिसे बोल सकते हो या पोल बोल सकते हो, जो भी हो। तो ऐसा एक बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया हुआ है ये, और ये इसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये इसका फुट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका डिस्टेंस और हाइट फाइंड करना हो, तो एक कोई फाइंड करना हो, एंगल दिया होता है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं थीटा कोई एंगल है। ठीक है, तो इसमें हाइट फाइंड करना होता है या डिस्टेंस फाइंड करना होता है। सबसे पहले एक ना एक कोई दिया रहेगा और उसमें एंगल दिया रहेगा, और उसके हेल्प से हम लोग जो हाइट होगा तो हाइट फाइंड करेंगे, या हाइट दिया रहेगा, डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंगल को, सबसे पहले इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। मतलब जहां से दृष्टि रेखा, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, ये आई है, यहाँ से आंख से ये देख रहा है, इसके टॉप जो पार्ट है इसके शीर्ष को देख रहा है। तो यहाँ से इसका एंगल इसके आई के साथ, इसके जो फुट है इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री बना रहा है, और इसका कुछ हाइट दिया होता है अगर, तो कहता है इसका डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग फाइंड करेंगे, समझेंगे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल
ऑफ एलिवेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण। स्टूडेंट्स हम लोग इसको और अच्छा समझने के लिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप तो ये समझ गए होंगे, इसको दृष्टि रेखा, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, और ये थीटा जो एंगल बना रहा है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं। तो एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक, इसको बिठा देते हैं, मान लीजिए एक काइट है और उस काइट से, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक काइट है और इस प्रकार से, और अगर यहाँ से एक आई मतलब आंख है एक बच्ची का या जो भी हो, तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को इसको देखा जा रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट बोला जाएगा इसको, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। और इसके आंख से यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ जाएगा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा। तो अगर कहेगा कि यहाँ से इसका डिस्टेंस जो इसके आई का जो इस काइट्स के बीच का जो लाइन ऑफ साइट है और यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो और यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस है वो कुछ दिया जाएगा, डी मान लेते हैं। तो इसका हाइट कितना हुआ, तो स्टूडेंट्स हम लोग हाइट इसका फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल वर्टिकली स्टैंड होगा, तो इस प्रकार से हम लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर हम लोग को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको भी हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, यानी कि उन्नयन कोण बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन समझ लिए और लाइन ऑफ साइट समझ लिए। यहाँ पे ये थीटा एंगल बनेगा, जिसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला है हम लोग इसका और भी एक एंगल से इसको बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा बिल्डिंग है, उस पर से एक बच्चा है जो किसी पॉइंट को देख रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग है, मान लीजिए एक बड़ा सा बिल्डिंग है यहाँ पे, और यहाँ से एक बच्चा यहाँ से देख रहा है उस ऑब्जेक्ट को, नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखेगा, तो अब इसका लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके आई से यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, बनेगा। तो ये एंगल हो जाएगा इसका थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, और ये इसका लाइन ऑफ साइट हो गया। तो ये जो एंगल बनेगा इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे इसको। और हिंदी में इसको बोलेंगे क्या, अवनमन कोण बोलेंगे, ठीक है, अवनमन कोण बोलेंगे इसको, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझाया। और स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जब दो लाइन यहाँ से हम लोग जब इसका डिस्टेंस फाइंड करें, कहे कि उस पॉइंट से आप जो बिल्डिंग का फुट है वहां से डिस्टेंस कितना होगा पॉइंट से, और जो बिल्डिंग का फुट है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखे हैं क्या 9th क्लास में पढ़े थे, जब दो पैरेलल लाइन, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल हैं। और ये जो लाइन ऑफ साइट जो है ये क्या कर रहा है, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा होगा वो इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग पढ़े हैं ना, जैसे दो अगर पैरेलल लाइन हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करे, तो इसके अंदर जो एंगल बनते हैं जिसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग को उसका अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो बिल्डिंग का पॉइंट से, या हम लोग को अगर लाइन ऑफ साइट ये कितना डिस्टेंस हो रहा है ये फाइंड करना हो, या हाइट फाइंड करना हो, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर थीटा दिया हो और एक कोई भी लाइन ऑफ साइट दिया हो, या डिस्टेंस दिया हो, या हाइट कोई एक दिया हो, तो बाकी दोनों को फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक मीनार है और वहां से एक बच्चा है जो नीचे की ओर देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को।
तो वहां से भी हम लोग बता सकते हैं कि उसका लाइन ऑफ साइट कौन सा होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए एक मीनार है, एक ये मीनार है, और यहाँ से एक बच्चा है जो इसका आई ये है, और यहाँ से ये उसको देख रहा है। यहाँ पे नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ से ये खड़ा है और यहाँ से देख रहा है इसको। तो यहाँ से देख रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट। तो इसके अनुसार जब ये लाइन ऑफ साइट होगा तो इसके जो आई है ना, यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जाएगा सीधा, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, सेम जैसे अभी हम लोग समझे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। और इसके आगे क्या होगा, ये इसका एंगल थीटा बनेगा, ठीक है। और अगर फाइंड आउट करना हो कि इसका जो हाइट है, तो हाइट इसका कितना होगा ये फाइंड करना हो, तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस मान लीजिए डी दिया हुआ, तो यहाँ पे एंगल पहले हम लोग को पता करना होगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको हम लोग बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे अवनमन कोण। तो ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट इंटेड एंगल से, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके माध्यम से हम लोग जितना सारा क्वेश्चन होगा हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो इसके जितने सारे क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस पे कुछ बताना हो, सुझाव देना हो, तो आप जरूर कमेंट करेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें। थैंक यू।